बहन भाई की इस कहानी को दरवाज़ा बंद करके देखना। भाई 18 का, बहन 13 की। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैं सोने के लिए बिस्तर लगा रही थी कि मेरी बेटी अजीब सी ज़िद करने लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, बेटी क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से मेरे कमरे में मेरे साथ सोती आई हो, अब ऐसी बात क्या कर रही हो? मगर वह तो जवाब देने की बजाय रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो भाई के साथ कमरे में ही सोऊंगी। उसकी अचानक और बिना वजह की ज़िद मेरी समझ से बाहर थी। आज तक तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें ये ख्याल क्यों आया, तो वो कहने लगी, अम्मी मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी अम्मी के साथ नहीं बल्कि बहन भाइयों के साथ रूम शेयर करती हैं और आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लगाया हुआ है। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आपके बगैर सो सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और उसे समझाने लगी कि बेटा, वह और बहन भाई होते होंगे, आपका एक ही भाई है और फिर आपके बाबा भी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखती हूँ। लेकिन वो तो रोना ही शुरू कर दिया। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा बेटा जवान हो रहा था, वह 18 साल का हो गया था। अपनी 13 साल की बेटी को उसके साथ सुलाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरा बेटा 9 साल का हुआ था जब से ही मैंने दोनों बहन भाइयों का बिस्तर अलग अलग कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही बताया था कि लड़के और लड़की का बिस्तर इस उम्र में अलग कर देना चाहिए। और आज पता नहीं आरुष को क्या हो गया था, वो ज़िद पकड़ कर बैठ गई। कुछ देर तो मैं समझाती रही, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि इसकी बिना पर उसे रोक पाती। वो बार बार यही कह रही थी कि वह तो मेरा भाई है, फिर मैं उसके कमरे में क्यों नहीं सो सकती। मैं उसे समझाना चाहती थी कि बहन भाई के दरमियान में हया का पर्दा होता है, लेकिन शायद यही सही वक्त नहीं था। उसका कच्चा जहन इस बात को शायद सही तरह से समझ ना पाता। ये सोचकर मैं खामोश हो गई और फिर कहा कि चलो ठीक है, आज की रात अपने भाई के कमरे में सो जाओ। मैं उसका बिस्तर उठाकर अपने बेटे तैयब के कमरे में चली गई। मैंने सोचा बस एक रात की तो बात है, मुझे क्या मालूम था कि रोज़ रोज़ का मामूल बन जाएगा। तैयब दोस्तों के पास गया हुआ था, मैं बिस्तर लगा रही थी। जब वो वापस लौटा तो मैंने उससे बताया कि अरूज उसके साथ ही सोएगी। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ और बगैर हिचकचाए और उसको गले लगा कर कहने लगा, बहुत अरसों बाद हम दोनों भाई बहन एक साथ सोएंगे। वो दोनों ही खुश नज़र आ रहे थे। अलबत्ता मुझे कुछ परेशानी सी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बच्चों पर एतबार नहीं था, लेकिन मेरा ताल्लुक़ जिस घराने से था वहाँ छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, खासकर बच्चों की तरबियत पर। वह दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे शौहर दुबई में नौकरी करते थे और यहाँ मैं दोनों बच्चों के साथ अकेली ही रहती थी। हमारा एक छोटा सा घर था, लेकिन खुशहाल ज़िंदगी थी। हर 2 साल बाद मेरे शौहर छुट्टियों पर वापस आया करते थे। उनका कहना था कि जब बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा तो फिर वह हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में आकर उन्हें फ़ोन लगाकर बैठ गई। वह और उसके बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया कि आज अपने भाई के साथ सोएगी। ये सुनकर वह खुश होकर कहने लगे, चलो तुम्हें मुझसे तन्हाई में बात करने का मौका तो मिला। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इस बात को लेकर कुछ मुतमईन नहीं हूँ। कहने लगे, फजूल बातों पर ध्यान ना दिया करो, तुम्हारा तो पूरा ख़ानदान ही दकियानूसी है, तुम्हारा भी यही हाल है। मुझे अपने बच्चों पर यकीन है कि वे बहुत ही अच्छे और नेक बच्चे हैं। मेरे शौहर ने मुझे मुतमईन करवाया और फिर बातों में लग गई। बहुत अरसे बाद हमने सुकून से काफ़ी देर बातें की, वरना हमेशा अरूज फ़ोन मुझसे छीन कर बैठ जाती और खुद इतनी देर तक बातें किया करती। उसके बाद मेरे शौहर फ़ोन ही काट देते। तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने फ़ोन बंद किया और फिर बच्चों को देखने की गर्ज से अपने कमरे से निकली तो चौंक उठी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जहाँ तक मुझे याद था, तैयब कभी भी कमरा लॉक करके नहीं सोता था, फिर आज उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक क्यों था, इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं जो शौहर की बातों पे मुतमईन हो गई थी, एक दफ़ा फिर परेशान हो गई। सोचा कि दरवाज़ा बजाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बच्चे सो चुके होंगे, उन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा, और फिर अगर वे पूछेंगे कि मैंने क्यों दरवाज़ा बजाया तो मैं क्या कहूँगी। मुझे डर था कि मेरे किसी रवैये की वजह से मेरे बच्चे ये ना समझे कि उनकी माँ को उन पर भरोसा नहीं है। मैं
ऐसे ही पलटकर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। मुझे जागते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। मैं चौंक कर उसके कमरे के पास गई तो आवाज़ आना बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि मुझे वहम हो गया है या फिर वाकई आवाज़ आई थी। कुछ देर तक सुनती रही और फिर मैं वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई और फिर मुझे वैसी अजीब सी आवाज़ महसूस हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने फ़ौरन तैयब के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था और वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसका कॉलेज का दूसरा साल था। अरुज़ अभी तक सो रही थी, जबकि अरुज़ तो मेरे उठाए बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर उठ जाया करती थी, मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बार बार आवाज़ देने पर भी उसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने उसे ज़बरदस्ती उठाया तो वह बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागी हो, आंखों में नींद की कमी की वजह से सुर्ख हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो क्या, जो अब उठा नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोल कर बैठ गई। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फ़ौरन ही सो गए थे। आपको तो पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने उसे घूरते हुए देखा और कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया। बगैर मेरी बात का जवाब दिए जल्दी से उठी और मुंह धोने के लिए भागी। उसका रवैया मुझसे बहुत ही गैर मामूली लगा था। खैर, मैंने उन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बेटे के कमरे में बिस्तर उठाने के लिए गई तो मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बुरी तरीके से चौंक गई। मेरे बेटे के कमरे में उस चीज़ का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने बिस्तर उठाया, सफाई करके खाना भी तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे वापस आ गए। मैंने सोचा कि सीधी तरह तैयब से पूछ लूँ कि रात भर वे दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। आज का दौर बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डरकर जवाब दे दिया करते थे। आज के दौर में अगर बच्चों से ज़्यादा सवाल जवाब किए तो वह माँ बाप से ही चिढ़ जाते हैं और फिर दूरियां पैदा होने लगती है। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रही और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ज़माना बदलने से कुछ नहीं होता, तरबियत के असूल हमेशा एक जैसे रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए ज़माने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर माँ बाप सख्ती ना करे तो औलाद जंगली घास की तरह बुरी हो जाती है। अगली रात जब मैं दोबारा से बिस्तर लगाने लगी तो एक बार फिर अरुज़ ने ज़िद पकड़ी और अब वह रोज़ाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराज़गी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती है तो मेरे साथ सो जाओ, लेकिन वह नहीं मानी और फिर इतने में मेरे शौहर का फ़ोन आ गया और उसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी कि मैं इसे भाई के कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दे रही हूँ। ये सुनकर मेरे शौहर गुस्सा हुए और कहने लगे कि अरुज़ का बिस्तर तैयब के कमरे में लगा दो, अच्छा है हम भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। शौहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई और फिर मैंने अरुज़ का बिस्तर तैयब के कमरे में लगा दिया। वो दोनों बहन भाई फिर एक साथ सो गए। मैं जब अपने शौहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो तैयब के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने सोचा कि मैं भी तैयब को सुबह मना करूँगी कि वह कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ना सोया करे और फिर उस रात भी उस कमरे में अजीबोगरीब आवाज़ें आती रही जैसे कुछ खटपट हो रही हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाया। पहली दस्तक पर तो दरवाज़ा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर तैयब ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हो गया अम्मा, इतनी रात को क्यों जगा रही हो? अपने बेटे की नींद ख़राब करने पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने तैयब को और उसके बारे में पूछा तो वो कहने लगा वह गहरी नींद सो रही है और मैं भी सो रहा था, आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाएं। ये कहकर वह दरवाज़ा बंद करने लगा तो मैंने उसे रोका और कहा कि दरवाज़ा लॉक ना करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे फिक्र सताती रहती है। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नज़रों में मेरी तरफ देखा, ओके कहकर सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे लॉक नहीं किया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर 2 दिन बाद ही अरुज़ के स्कूल से फ़ोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। उन्होंने मुझे स्कूल बुलवाया था। मैं फ़ौरन स्कूल पहुँच गई। अरुज़ की टीचर ने मुझे खुफिया तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी कि अरुज़ हमारी क्लास की बहुत ही लायक बच्ची थी, लेकिन ना जाने उसे 3-4 दिन से क्या हो गया है। वो सारा वक्त क्लास में सोती रहती है, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं है। उसने टेस्ट भी गलत देने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मामला ज़्यादा हाथ से ना निकले। इससे पहले ही हम बात कर लें, बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती नहीं है। अब तो उसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है। वह बिल्कुल खामोश रहती है और बस सोती रहती है। उसका ध्यान कहीं और ही है। उसने कंपटीशन से भी अपना नाम निकलवा लिया है।
जबकि पिछले कई सालों से कंपटीशन में जीतती आ रही है। आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। टीचर की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। अरुष तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। आज तक कभी मैंने उसे पढ़ाई पर फोर्स नहीं किया था, वह खुद ही अच्छे से अच्छा पढ़ती थी। फिर क्यों अचानक ही उसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ? कुछ तो ऐसा था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मेरे लिए जानना ज़रूरी था। मैंने टीचर को यकीन दिलाया कि मैं खुद अरुष की पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और हमारे घर में भी ऐसे कोई मसले नहीं हैं जिसकी वजह से वे डिस्टर्ब हो। टीचर कहने लगी, इम्तिहान नज़दीक हैं इसलिए मैंने आपसे बात करना मुनासिब समझा। मैंने टीचर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। आखिर ये क्या मामला चल रहा था? अरुष का अचानक अपने भाई के कमरे में सोने के लिए ज़िद करना और फिर सोने का दिखावा करना, जबकि शायद सच यही था कि वे रात भर जाग कर गुजारती थी। मगर इस जागने के पीछे क्या वजह थी? उसने अचानक ये अजीबोगरीब ज़िद क्यों शुरू की थी? उनके कमरे से आने वाली आवाज़ें कैसी थी? ये वे सवाल थे जिनका जवाब जानना मेरे लिए ज़रूरी था। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं खामोशी से उनके कमरे में छुप जाऊंगी और ख़ुद देखूंगी कि क्या मामला है। और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने रात को दोनों का बिस्तर सेट कर दिया और जब दूध का गिलास रखने के लिए गई तो मौका देखकर उनके बिस्तर के नीचे छुप गई। कुछ देर बाद वे दोनों दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गए और फिर उनकी बातों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वे दोनों बात कर रहे थे और मेरे होश उड़ते चले जा रहे थे। मैंने तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की थी कि वो मुझे धोखा दें, ऐसा कुछ करें कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मैं सांस रोक के लेटी हुई थी जब मैंने देखा कि मेरी बेटी बिस्तर से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो उसके वजूद पर नज़र पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा बेटा भी बिस्तर से उतरा। अपनी बहन के हाथों में हाथ डालकर उसने अजीब तरह की हरकतें शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मैं अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाई, मैं उन्हें सही और गलत भी ना समझा सकी, तो फिर मेरे माँ होने का क्या फ़ायदा था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर में तमाशा देखती रही और फिर मैंने सब्र की हद पार हो गई और मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह दोनों हक्का बक्का हो गए और शर्म से सर झुका लिया। मैंने गुस्से से अरुष से पूछा कि ये सब क्या है और ये तुमने किस तरह का लिबास पहन रखा है? भाई के सामने इस लिबास में आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आप बहुत ही दकियानूसी हैं। मैंने ऐसा भी कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने हैरत से सिर से पांव तक उसे देखा। वह छोटी सी स्कर्ट और पैंट में मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि इसमें कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने बेटे को घूर कर देखा और कहा, तुम बड़े हो, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि सब कुछ गलत है जो तुम दोनों कर रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझ पर क्या गुजर रही है? कुछ अंदाज़ा है तुम दोनों की पढ़ाई भी मुतासिर हो चुकी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरी दी हुई आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाओगे। और अरुष के पास ये लिबास कहाँ से आया? मेरे पास पूछने को इतने सवाल थे कि समझ नहीं आ रहा पहले क्या पूछूं और किस बात पर गुस्सा करूं, बच्चों को बुरा कहूं या अपनी तरबियत की कमी पर सिर पीटूं। तैयब सर झुकाकर कहने लगा कि आजकल ये सब कुछ आम है, मगर आपने हम पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो शायद हमें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना होता। हम कुएं की मेंढक बनकर रह जाते। जब एक दिन आप बाज़ार गई थी, उस दिन मैंने अरुष को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियो दिखाई, जिन्हें देखने के बाद अरुष को भी शौक हुआ कि हम दोनों भी यही करते हैं। और फिर जब हमने ये शुरू किया तो हमें मज़ा आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना मज़ा आया कि हम दोनों अब सारी बात यही करते हैं। लोग तो इस काम में इतना पैसा कमा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं क्यों आप दोनों हर वक्त पढ़ाई का इतना प्रेशर डालते हैं। तैयब की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और उससे पूछा कि आखिर तुम्हें सारी पट्टियाँ किसने पढ़ाई हैं? पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? और वह कहने लगा, आज के दौर में पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में हर कोई वीडियो बनाता है, नाचना गाना प्रैंक करता है और मशहूर हो जाता है। सिर्फ मशहूर ही नहीं होता बल्कि पैसे भी कमाने लगता है। जब यही सब मैंने और उसको दिखाया तो उसे भी वीडियो बनाने का काम अच्छा लगा और फिर अब हम दोनों ने मिलकर डांस वीडियो बनानी शुरू कर दी। आप तो हमें हरगिज़ भी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसलिए हमने चोरी छुप के काम शुरू किया। हमारी हर वीडियो पर हज़ारों लाइक आते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। एक दिन हम इस काम से कमाना भी शुरू हो जाएंगे। पढ़ लिख कर हमें क्या हासिल होगा? तैयब ने अपना फ़ोन खोलकर मेरे सामने
रोने लग दिया। मैं तो शर्म से ज़मीन पर ही गिर गई। मेरी बेटी ने तो बेहयाई की हर हद पार कर रखी थी। वो दोनों हर वीडियो में एक दूसरे का हाथ पकड़े रक्स करने में मशरूफ़ थे और लोग कमेंट्स में ना जाने क्या कुछ लिख रहे थे। मेरे घर की इज्जत मोबाइल फ़ोन की जीनत बन गई और मुझे पता भी ना चला था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ तैयब के मुंह पर मारा और उससे कहा कि हरकत करने से पहले कम से कम एक दफ़ा मुझे बताते तो सही, फिर मैं तुम्हें बताती कि क्या सही है और क्या गलत। क्या इस तरह पैसा कमाना ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन की इज्जत को सरेआम बाजार में हज़ारों लोगों के आगे पेश कर रहे हो। ना जाने कौन कौन लोग होंगे जो तुम्हारी बहन को इन कपड़ों में रक्स करता देख रहे होंगे। किस नियत में कैसा फत है, कौन जानता है हम क्यों बर्बादी की दहानी पर खड़े हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है या तुम्हें इसके इस्तेमाल की आज़ादी मिली है? तैयब को एकदम ही चुप्पी लग गई। वह सिर झुकाए खड़ा हो गया। शायद उसकी समझ में मेरी बात आने लगी। मैंने एक नज़र अपने दोनों बच्चों पर डाली जो अभी कच्ची उम्र में थे और शायद सही और गलत का पूरी तरह फ़र्क भी ना जानते थे। उन्हें बस ये नज़र आ रहा था कि ये पैसा कमाने का असल तरीका है जिसमें मज़ा भी आता और मशहूरियत भी मिलती है। लेकिन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। वे दोनों समझ रहे थे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है और ये सब करके भी इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मैंने उन दोनों को अपने पास बिठाया और बताया कि पढ़ाई लिखाई इंसान में शोहरत पैदा करती है, उसे सही और गलत का रास्ता बताती है। पहले के लोग शादी पर रक्स करने के लिए बाहर से औरतें बुलवाया करते थे, लेकिन अब तो घर की औरतें खुद ही डांस फ्लोर पर खड़ी हज़ारों लोगों के दरमियान अपना रक्स पेश करती हैं और किसी को ये बात बेहयाई भी नहीं लगती। शायद यही हमारे मुशे की बर्बादी की वजह है। ये मासूम छोटी छोटी बच्चों के रेप हो रहे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों से शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर खुलकर बात की और इस चीज़ के नुकसान के बारे में बताया। उन दोनों के साथ ये मेरी पहली बातचीत थी। मैंने माँ बन के नहीं बल्कि दोस्तों की तरह उन्हें सही और गलत समझाया था, क्योंकि अगर इस वक्त मैं उन दोनों को ना रोकती तो शायद वो दोनों इसी को अपनी फलाह का रास्ता समझते और भूल जाते कि हम मुसलमान हैं और हमारी फलाह और कामयाबी कम से कम इस टिकटिक और स्नैपचैट के रास्ते तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे को इस ज़माने की नई ख्वाहिश कॉलेज से लगी थी जिसे वह अपने साथ घर तक लाया था और अपनी बहन को भी शामिल कर लिया था। मैंने बहुत समझदारी से उन दोनों को अच्छा और बुरा समझाया और ये भी बताया कि हर चीज़ के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। अगर वह यही शौहर ने हमेशा मुझे और मेरी सोच को दकियानूसी कहा था, शायद यही वजह थी कि मेरे बच्चे दकियानूसी समझते थे और मुझसे अपनी बातें खुलकर शेयर नहीं करते थे। मगर जब मैंने उनके साथ दोस्ती शुरू की तो फिर वह आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात बताने लगे। मैं असूलों पर चलना चाहती थी और अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करना चाहती थी जिस तरह एक मुसलमान माँ को करनी चाहिए। मेरे बेटे के बिस्तर पर मुझे एक छोटा सा स्पीकर मिला था। मैं उसी दिन खटक गया था। मेरी गैर मौजूदगी में वे दोनों स्पीकर पर गाने लगाकर डांस सीखा करते थे और जब मैं मौजूद होती तो फिर मोबाइल फ़ोन से ही काम चला लेते। उनके नाच गानों की आवाज़ से होने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी। वे दोनों झूठ के सहारे सब बातों को छिपा लेते थे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों की हर बात से वाकिफ़ हो जाती है, इसलिए मुझे भी सच का पता चल गया। मैं सब माँओं से यही कहूँगी अपने बच्चों को इस वक्त बहुत अच्छी तरबियत करें और उनकी तरबियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ बच्चे नाच गाना और प्रैंक की दुनिया समझ बैठे हैं। उन्हें लगता है कि यही हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन दरअसल हमारी बर्बादी की यही वजह है। आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।